एयर इंडिया, जिसको आज के टाइम में आप डेली सुनते हो कि इसको इतने हजार करोड़ का लॉस हुआ, इतने हजार करोड़ का इसमें कर्ज ज्यादा हो गया है और गवर्नमेंट इसको बेचना चाहता है और फाइनली इसको टाटा को बेच भी दिया गया। पर इसके पीछे की जो इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, इसको ऑफ कोर्स आपको जानना चाहिए किस तरीके से इसको टाटा ने ही बहुत ज्यादा ऊपर उठाई थी और गवर्नमेंट ने जानबूझकर इसको नीचे ही डुबो दी। इसमें आखिरकार किस किस गवर्नमेंट का हाथ है और उस समय आप जानकर चौंक भी जाएंगे कि जो आज के टाइम में जापान, सिंगापुर, चाइना, इन सबके पास भी ऐसी बिल्कुल भी एयरक्राफ्ट थी नहीं। और एक टाइम पे तो चाइना के जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे वो भी एयर इंडिया के प्लेन में ही बैठ करके दूसरे देशों में ट्रैवल किया करते थे। उस समय एयर इंडिया जानी जाती थी अपनी वर्ल्ड क्लास सर्विस के लिए। फॉरेनर सिर्फ इसमें बैठने आते थे, सिर्फ इसका सर्विस का आनंद लेने के लिए। पर आखिरकार इतनी अच्छी एयरक्राफ्ट डूब कैसे गई, इसमें किस किस सरकार का हाथ है, जे.आर.डी. टाटा ने इसको कैसे ऊपर उठाई और सबसे बड़ा हाथ यहाँ पे मोरारजी देसाई का कैसा है। और इसमें जो सबसे मेन हाथ वो है जवाहरलाल नेहरू का हो गया, इंदिरा गांधी का, मोरारजी देसाई का तो है ही है। और इन लोगों ने कैसे जे.आर.डी. टाटा को इससे बाहर निकाल करके रिश्वतखोर सरकारी बाबुओं को कैसे अंदर डाल दिया, जिसके वजह से आज के टाइम में जो टैक्स पर हम लोग जनता है, हमारे ऊपर ही ये जो टैक्स का बर्डन आ चुका है। 90s के टाइम में ये कुछ ऐसा दिखता था जिसको कहा जाता था कि पैलेस ऑन द स्काई। और 2000 आते आते ये एक एक की पैसे को कैसे मोहताज हो गया, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। जिन्होंने एयर इंडिया को स्टार्ट किया वो यही आदमी है, जे.आर.डी. टाटा, मतलब जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा। ये टाटा के जो अभी के लिए रतन नवल टाटा है, इनसे जस्ट पहले यही टाटा के चेयरमैन ही थे। आखिरकार इनका रतन नवल टाटा जी के साथ कैसा है, अगर मेन रिलेशन के बात करें तो इनके साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये रहे यहाँ रतन नवल टाटा जी और यहाँ पे रहे जे.आर.डी. टाटा जी। अगर आप गौर से देखें तो ये मतलब बहुत ज्यादा दूर के रिश्तेदार हैं, पर फिर भी इन्होंने अपने दम पर ही टाटा के चेयरमैन अभी के लिए बन पाए। और जे.आर.डी. टाटा ने इन्हें एक परफेक्ट आदमी चुनकर ही किया था। इन्होंने अपने बेटे को, बीवी को, किसी को नहीं बनाया, इन्होंने रतन जी टाटा को टाटा के चेयरमैन बनाया। अच्छा तो खैर 15 अक्टूबर 1932 को जे.आर.डी. टाटा जी ने खुद कराची से मुंबई तक एक चिट्ठी से भरा हुआ प्लेन को खुद उड़ा के लेके आए थे। और उस समय जे.आर.डी. टाटा ही बने थे इंडिया के सबसे पहले लाइसेंस वाला पायलट। तो ये भी याद रख लीजिएगा कि इंडिया का सबसे पहला लाइसेंस वाला पायलट कौन थे, जे.आर.डी. टाटा। इन्होंने एयर इंडिया को प्लेन्स को यूज करते थे चिट्ठियां लाने ले जाने के लिए, फिर धीरे धीरे पैसेंजर्स को इस टाइप के छोटे प्लेन्स में लाने ले जाने का काम किए। फिर बाद में इन्होंने प्रॉफिट देखकर बड़े प्लेन्स खरीदना शुरू करे। जब इन्होंने पैसेंजर प्लेन्स की सर्विस शुरू करी, उस समय इन्होंने जो एयर होस्टेस की सर्विस का बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखते थे कि जो स्टाफ से इसमें सर्व करेंगे उन लोग हेयर स्टाइल कैसा होगा, कपड़े कैसे होगा, जो उसके अंदर स्क्रीन्स लगे होते थे उसका लंबाई कितना होगा, कोई गंदा तो नहीं रहता है स्क्रीन, और जो लोग इसमें बैठते थे इनको किस तरीके से खाना वगैरह सर्व की जाती थी, यहाँ पे एक एक चीज को इन्होंने नोट करके रखते थे। पर इसके बाद आता है जवाहरलाल नेहरू। जब भारत स्वाधीन हो गया तब तो ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर 1953 में इन्होंने जे.आर.डी. टाटा जी को धोखा दिया। 1953 में इन्होंने एक एक्ट को पास कर ली, जिससे क्या होता था कि देश में कोई भी अब प्राइवेट एयरलाइंस नहीं रहेंगी और बाकी टाटा के अलावा 7 और अलग अलग छोटा छोटा एयरलाइंस भी शुरू होती रही। तब जवाहरलाल नेहरू ने क्या करी, उन सब एयरलाइंस को छीन ली, जे.आर.डी. टाटा से भी उनका एयरलाइन छीन करके उन सबको गवर्नमेंट एयरलाइंस बना दिया। और इसी के साथ ही इन्होंने अपना सबसे पहला हाथ एयर इंडिया को बर्बाद करने में रख दिया। पर फिर भी क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा नया था, इनके पास कोई भी वैसे स्टाफ नहीं थे जो एक एयरलाइन को अच्छे से रन कर सके, इसलिए इन्होंने जे.आर.डी. टाटा जी को ही जो एयर इंडिया का चेयरमैन रख दिया था। पर उस समय जे.आर.डी. टाटा काम करते थे साल का सिर्फ 1 रुपया लेकर के। पर फिर भी जे.आर.डी. टाटा जी का कोई बहुत ज्यादा कंप्लेन नहीं था, हालांकि जो टाटा के बाकी मेंबर्स थे उनके था, पर जे.आर.डी. टाटा इन सब बातों को समझ चुके थे, इसलिए इन्होंने क्या करी, खुद ही एयर इंडिया का रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दी और इन्होंने इसको आज ए मदर ट्रीट करी। हर एक छोटी छोटी बात को इन्होंने गौर करना शुरू कर दिया, इसको आज ड्रीम कैरियर वो मानते थे। और बीबीसी उस टाइम के जो न्यूज़पेपर थी उन्होंने तो खुल के ये भी लिख दिया था कि दुनिया का अकेला चेयरमैन है जो बिना कोई सैलरी पे ही काम करते हैं। एक बार को तो इन्होंने एक स्टाफ के साथ मिल करके टॉयलेट भी साफ कर दिया था ताकि कोई भी पैसेंजर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जो 1975 तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, ये बहुत ज्यादा फल फूल रहा था एयर इंडिया। पर इसके बाद शुरू होती है इमरजेंसी। इंदिरा गांधी ने शुरू कर दी इमरजेंसी। 25 जून 1975 को इन्होंने
इमरजेंसी लगा दी पूरे देश में, जो खत्म होती है 21 मार्च 1977 को। उस समय ये जे.आर.डी. टाटा के ऊपर आरोप लगता है कि इन्होंने इमरजेंसी को अच्छे से सपोर्ट करी थी, पर जे.आर.डी. टाटा ने बाद में एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया था कि ये उनका सिर्फ एक मजबूरी थी। और इसके बाद आते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने क्या करी, जिस आदमी ने भी इमरजेंसी को सपोर्ट करी थी उन सबको इन्होंने पनिश करना शुरू कर दिया। इसमें शामिल थे जे.आर.डी. टाटा। जे.आर.डी. टाटा को 1978 में ही, मतलब इनके आने के एक साल बाद ही एयर इंडिया से निकाल दी गई और जो रिश्वतखोर सरकारी बाबू है उन सबको यहाँ पे बैठा दी गई। जिन लोगों को एक एयरलाइन चलाने के लिए कोई भी एक्सपीरियंस नहीं थी, कुछ नहीं थी, ये लोग सिर्फ यहाँ पे अपना सूटकेस भर भर कर रुपए लेने के लिए यहाँ पे आकर पहुंच गए। और जे.आर.डी. टाटा ने सिर्फ उस समय प्रतिशोध लेना ही ठीक समझा। जिन्होंने देश की इकोनॉमी को नहीं देखा और देश के जो बिजनेसमैन हैं उन सबको नहीं देखा कि आखिरकार इन सबको दंड देने के बाद देश का क्या हाल होगा। देश के चाहे जीडीपी नीचे गिरे, कुछ भी हो, लेकिन इनको सिर्फ अपना प्रतिशोध ही लेना था। और बाद में इसका जो बहुत ज्यादा खामियां है भुगतना पड़ा और जो पूरे देशवासियों को ही भुगतना पड़ा, ना सिर्फ जे.आर.डी. टाटा को और ना सिर्फ मोरारजी देसाई को। और जे.आर.डी. टाटा जी को ऐसा नहीं कि सिर्फ एयर इंडिया से ही निकाली थी, इन्हें एक के बाद एक जितने भी संस्था में इन्होंने सर्व करी थी उन सभी से इन्होंने इनको निकाल दी थी। इसके एक साल पहले तो इनको बोर्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन से भी निकाल दी थी। जी हाँ, अभी के लिए इंडिया जो एटॉमिक पावर बन चुका है इसके पीछे भी जे.आर.डी. टाटा का ही हाथ था और इन्होंने उससे भी इन्हें निकाल दिया और इस तरह से इन्होंने अपने प्रतिशोध धीरे धीरे पूरा कर लिया। मोरारजी देसाई का और भी कई किस्से हैं, कैसे इन्होंने रॉ को बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई थी। इन सब के बारे में भी स्टोरी है, इन सबको एक बात के दूसरे वीडियो में बता दूंगा आपको। इसके बाद 1980s में मोरारजी देसाई वापस हार जाते हैं और इंदिरा गांधी री इलेक्ट होकर वापस प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। पर उस टाइम इन्होंने जे.आर.डी. टाटा को बुलाया तो, पर आज चेयरमैन नहीं, उस समय एक दूसरे आदमी जो आरबीआई का गवर्नर बनना चाहते थे वहाँ वो बन नहीं पाए, इसलिए उनको संतुष्ट करने के लिए उन्हें एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया गया और जे.आर.डी. टाटा को सिर्फ एक मेंबर ही छोड़ दिया गया। पर उस टाइम जे.आर.डी. टाटा जी को पॉलिटिकल गेम अच्छे से समझ में आ चुका था और उस टाइम वो बहुत ज्यादा पहले की तरह रेस्पॉन्सिबल भी नहीं रहे। इसके बाद 1986 में उन्होंने रतन नवल टाटा जी को एयर इंडिया का चेयरमैन बना दिया। उस टाइम पे एयर इंडिया स्वाधीन नहीं रहा, उस समय गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रोल हो चुका था एयर इंडिया पर और जो रिश्वतखोर ऑफिसर्स थे बहुत ज्यादा इसको खाने लग गए थे। जिस टाइम में छोटे छोटे चीज को खरीदने में, एम्प्लॉय को नियुक्त करने में करोड़ों रुपए की हेरफेर होती थी। उसके बाद 2000 के बाद आती है मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट। उस समय तो करप्शन और स्कैम्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 23 मई 2001 को जो सिविल एविएशन मिनिस्टर थे उनके ऊपर ये चार्ज लगा कि इन्होंने जो उस समय माइकल मर्चेंट थे उनका साथ दिया और 60 करोड़ का कमीशन ले लिया था, जो बाद में एयर इंडिया के कर्ज में ही ऐड हो गया। उस समय एयरक्राफ्ट को खरीदने में ही बहुत ज्यादा धांधली भी देखने को मिला हुआ था, जिसके जांच अभी तक ईडी कर रहा है। और उसके बाद सीएजी के एक रिपोर्ट में भी कहा गया था कि अभी के लिए जो सऊदी अरेबिया के एतिहाद एयरलाइन है उसको बहुत ही कम प्राइस में एयरक्राफ्ट बेच चुके थे, जिसका लॉस भी हो चुका था एयर इंडिया का, जो बाद में इसके कर्ज में ही ऐड हो चुका था। और बाद में कई करोड़ों रुपए की हेरफेर में ईडी ने बहुत सारे लोगों को पकड़े थे। बाद में 272 करोड़ रुपए, 60 करोड़ ऐसे, बाद में 70 करोड़ ऐसे एक के बाद एक काम होता रहा, जिसके वजह से एयर इंडिया बहुत ज्यादा डूबने के कगार में आ चुका है। अभी के लिए जो हजारों करोड़ का कर्ज है ये सब इन्हीं का ही फल है। और ये सब के बाद भी सरकार संतुष्ट नहीं रही। 2007 में इन्होंने क्या करी, जो एयर इंडिया के जो नेशनल है हाथी, जिसका नाम इंडियन एयरलाइंस था, इसको मर्ज कर दी एयर इंडिया के साथ। और दोनों का जो करप्शन मिलकर दोनों के ऊपर जो डेट कर्ज था वो सब कुछ मिलकर 770 करोड़ हो चुका था 2006-07 में। दोनों के मर्ज होने के बाद 2009 आता है तो ये 7200 करोड़ बन चुका था। और 2011 में जब कांग्रेस 2 के सरकार आई, इन्होंने एक बहुत बड़ा फंड रेज करी इसको वापस से रिवाइव करने के लिए, जो कि थी करीब 50,000 करोड़, जो इसमें डाली गई, पर कोई फायदा नहीं हुआ। और आज के टाइम में जो फाइनल डेब्ट है वो 60,000 करोड़ का इसके ऊपर कर्ज है, जिसको फाइनली समझो टैक्स पेयर से हम ही लोग चुकाने वाले। पर देर आए दुरुस्त है, जो अभी रतन टाटा है इन्होंने अभी के लिए गवर्नमेंट से इसको खरीद लिया है। गवर्नमेंट ने फाइनली इससे हाथ धो दिया है और उम्मीद तो यही है कर्ज अब बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी और रतन टाटा जो है इसको अच्छे से वापस से इसको रिवाइव कर लेंगे। और जैसे जे.आर.डी. टाटा इसको चला रहे थे पैलेस ऑन द स्काई, ये भी वापस से वैसा ही कुछ करके ही दिखाएंगे। बस यही कहना था कि कैसे एयर इंडिया कैसे स्कैम से जूझ कर आज इतने सारे करोड़ों रुपए आज
हम लोग टैक्स पेयर के ऊपर लाद कर जो गवर्नमेंट के बाबू है वो चले गए हैं। बस इसी के साथ लेता हूँ विदाई।